आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएमएलए में चैप्टर 6 आपकी बात करता है अपीलेट ट्राइब्यूनल की। तो जब हम बात करते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल की तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सेक्शन 25। सेक्शन 25 इज अबाउट अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये बोलता है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल जो हमारी पीएमएलए में है ये वही अपीलेट ट्राइब्यूनल है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 ऑफ स्मगलर एंड फॉरेन मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976। यानी कि यहाँ पे इनका खुद का नहीं है, ये बेसिकली इससे रेफरेंस लेके ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे फिर आगे बोल रहे हैं कि शैल बी अपीलेट ट्राइब्यूनल for hearing appeals against the order of adjudicating authority and other authorities of this act। क्या बोल रहे हैं, देखिए अभी हमने क्या देखा था, adjudicating authority ऑर्डर दे रही है या कोई अदर अथॉरिटी ऑर्डर दे रही है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि भाई कोई भी ऑर्डर आ रहा है विच इज फ्रॉम द adjudicating authority या अदर अथॉरिटी और पर्सन क्या है एग्रीव्ड है, तो वो अपील लेके कहाँ जाएगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल जाएगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल वो ट्रिब्यूनल है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर स्मगलर्स एंड फॉरेन मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976। यहाँ पे एक जो आपकी सेक्शन 12 में जो बात की गई है वो ये की गई है स्मगलर वाले एक्ट में, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन क्या करते हैं, उनके पास पावर होती है कि वो एस्टैब्लिश करे अपीलेट ट्रिब्यूनल्स टू हियर द अपील्स। ओके, सेक्शन 26 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसकी अपील कहाँ लाए करती है। ठीक, तो सबसे पहले है सबसेक्शन 1, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है किसके लिए, डायरेक्टर और एनी पर्सन। यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर दे रही है किसको, डायरेक्टर को दे रही है या किसी पर्सन को दे रही है, और ये क्या है एग्रीव्ड है, तो ये अपील लेके कहाँ जाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल जाएंगे। नेक्स्ट, डायरेक्टर का ऑर्डर है अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए कि आप मुझे रिपोर्ट का क्या दो, रिकॉर्ड दीजिए, एंटिटी बताइए क्लाइंट्स या बेनिफिशियल ओनर की, उसके लिए इनके ऊपर क्या लगती है, पेनाल्टी लगती है। तो उस चीज के लिए ये क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से अगर डायरेक्टर और या एनी पर्सन एग्रीव्ड है वो अपील लेके जाएंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल, या डायरेक्टर के ऑर्डर से रिप्यूटिंग एंटिटी आपकी एग्रीव्ड है तो वो लेके अपील जाएगी टू द अपीलेट ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट आता है कि जितनी भी अपील्स हैं, एवरी अपील अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days from the order of which a copy of order may be made by the adjudicator। देखिए जितनी भी अपील्स हैं वो कितने दिन में पहुंच जानी चाहिए, फॉर द अपील इट इज 45 days। ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस दिन भी इनको ऑर्डर मिला है उस दिन से आपके 45 डेज स्टार्ट हो जाते हैं, उतने दिन में आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपनी अपील फाइल कर देना है, अपना ग्रीवियंस फाइल कर देना है। इसके बाद आता है प्रोविजो। प्रोविजो ये कहता है कि जनरल रूल क्या है, 45 डेज में आपको अपील कर देना है, लेकिन कब ये 45 डेज आपके एक्सटेंड हो जाते हैं, तो बेसिकली अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करती है, अपॉर्चुनिटी देती है, सुनती है कि भाई हम क्यों आपका जो लिमिटेशन पीरियड है 45 डेज का हम क्यों बढ़ाएं, और अगर ये जो पर्सन है वो बोल देता है, अपना शो कॉज देता है कि यस दीज आर द ग्रीवियंसेस, मैं इसलिए नहीं आ पाया विद इन 45 डेज, और इसके रीजन से अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है सफिशिएंट शो कॉज से, तो वो क्या करती है, थोड़ा सा पीरियड और बढ़ा देती है, एंटरटेन कर लेती है इसकी अपील। इसके बाद क्या होता है, अभी तक क्या हुआ कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिसीव किया, अपील रिसीव कर ली, रिसीव करने के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगी, अपॉर्चुनिटी देगी, सुनेगी लोगों को, और फिर उसके बाद कोई भी ऑर्डर जैसा भी होगा वो पास करेगी। अब ऑर्डर किस तरह का होगा, या तो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट ये लेके आए हैं अपील, सपोज ये ऑर्डर था, इसके अगेंस्ट ये अपील लेके आए हैं, तो हो सकता है वो कोई चेंज ना करे, वो उस ऑर्डर को क्या कर दे, कंफर्म कर दे कि यस इट इज राइट। दूसरा ये है कि थोड़ा बहुत ये मॉडिफाई कर सकते हैं या पूरी तरह से इसको सेटिसाइड कर सकते हैं उस ऑर्डर को जिसको अपील किया गया है। जब भी जजमेंट आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है अपीलेट ट्रिब्यूनल का, वो एक कॉपी सेंड करते हैं टू एवरी पार्टीज, to every order to the parties to the appeal and to the concerned authority और डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर या कंसर्न अथॉरिटी को भेजेंगे, साथ में पार्टीज को भी भेजेंगे। दूसरा जो सबसेक्शन 6 में आपका टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि जो भी अपील फाइल की जाती है
टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसको डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द अपील, यानी कि 6 महीने का टाइम होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कि उनको अपील क्या करना है, डिस्पोज ऑफ कर देना है। 27 आपकी बात करता है कंपोजिशन एक्सेट्रा ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में कंपोजिशन क्या होगा, तो सबसे पहले है उसमें चेयरपर्सन है और 2 मेंबर्स हैं, ठीक है। कंपोजिशन में क्या है, चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स हैं। सबसेक्शन 2 आपकी बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये कैसे जुरिस्डिक्शन करेंगे, कैसे एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर, तो बेंचेस के थ्रू करेंगे। बेंचेस में होगा कौन कौन, तो उसमें चेयरपर्सन होंगे और साथ में 1 या 2 मेंबर्स होंगे, जैसे भी चेयरमैन को ठीक लगेगा। बेंचेस ऑलरेडी मतलब ऑर्डिनरी कहाँ सिट करती है, न्यू दिल्ली में करती है, या अगर चेयरपर्सन को लगता है कि कहीं और बैठना चाहिए तो वो वहां पे भी बेंचेस को डीम फिट कर देंगे। जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर देते हैं एरिया के बेंच का जो एरिया है फॉर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल वो कितना है, कितना उनका जुरिस्डिक्शन है। फिर इसके बाद चेयरमैन के पास पावर होती है कि वो एक मेंबर को दूसरे मतलब कि सपोज करिए ये बेंच है एक और ये दूसरी बेंच है, तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं इनके पास पावर होती है कि किसी मेंबर को यहाँ से यहाँ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि भाई आपकी हियरिंग चल रही है, केस चल रहा है, मैटर चल रहा है, उसकी हियरिंग चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है। अब किसी भी टाइम हो सकता है कि चेयरपर्सन को या मेंबर को लगता है कि ओके फॉर द फ्रूटफुल जजमेंट या फ्रूटफुल ऑर्डर इस केस को या मैटर को क्या करना चाहिए। सपोज करो एक मेंबर के साथ चल रहा था, चेयरमैन जिस टाइम पे हियरिंग चल रही थी उस टाइम पे एक तो चेयरमैन थे और एक ही मेंबर थे, ठीक। अब इनको लग रहा है या इनको लग रहा है कि एक और मेंबर वाली बेंच को ये ने क्या कर देना चाहिए, रिफर कर देना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर टू सच बेंच एज अ चेयरपर्सन डीम फिट, ठीक है, जैसा चेयरमैन को ठीक लगेगा वो ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 28 जो बात करता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। तो जब हम चेयरपर्सन की बात करते हैं तो दिस इज गिवन इन सबसेक्शन 1। तो ही इज और हैज बीन, या तो वो कार्यरत हैं या वो रह चुके हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या वो क्वालिफाइड है टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट। जब हम मेंबर्स की बात करते हैं तो थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। बी बात करता है कि हैज बीन अ मेंबर, वो रह चुके हैं मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विसेज एंड हैज हेल्ड अ पोस्ट इन ग्रेड 1 ऑफ दैट सर्विस फॉर एटलीस्ट 3 years, ठीक है। या तो वो इंडियन लीगल सर्विस में रह चुके हैं या इस मतलब कि या तो वो इंडियन सर्विसेज में रह चुके हैं और उसके साथ साथ में उन्होंने ग्रेड 1 सर्विस की है इन दैट इंडियन लीगल सर्विस फॉर एटलीस्ट 3 years। सेकेंड है कि हैज बीन अ मेंबर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में वो मेंबर रह चुके हैं एज अ पोस्ट ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और इक्विवेलेंट सर्विस, ठीक है। या तो वो इनकम टैक्स में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रहे हैं या इक्विवेलेंट पोस्ट रहे हैं फॉर एटलीस्ट 3 years। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है क्या पता वो मेंबर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में काम कर चुका है एज अ पोस्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी या इक्विवेलेंट फॉर एटलीस्ट 3 years। तो इसके बाद है कि ये भी हो सकता है कि मेंबर की जो क्वालिफिकेशन है दैट इज इंडियन कस्टम्स या एंड एक्साइज सर्विसेज में रह चुके हैं एज अ पोस्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट पोस्ट फॉर एटलीस्ट 3 years। या वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अकाउंटेंसी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 और रजिस्टर्ड वो ये तो ये कंडीशन है, या वो रजिस्टर्ड अकाउंटेंट है फॉर एटलीस्ट 10 years। इसके बाद है या तो वो मेंबर कौन है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में रह चुके हैं और उन्होंने होल्ड की है पोस्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी या इक्विवेलेंट पोस्ट। इसके बाद सबसेक्शन 3 अगर हम बात करते हैं तो वो बोलता है कि नो सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जब भी आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सिटिंग जज को अपॉइंट करोगे उसके लिए कंसल्टेशन करना होगा पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया